दैट मीन्स जो हमें पहले लैंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स दे रहा था, जो स्पीशीज़ वो जो है, जो बायोडाइवर्सिटी वो सर्वाइव कर सपोर्ट कर रहा था, वो ज़रूरी नहीं दूसरा लैंड कर सके, क्योंकि हो सकता है वहाँ आपने कमर्शियल मोनोकल्चर प्लांटेशंस लगाई, आपने सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज़ लगाई है, तो वो तो लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत हार्मफुल होगा। सही। कश्मीर लाइव आज की मुलाकात सीजन 6 के शुमारे में आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ शामिल हुई हैं गौसिया याकूब, जो कि फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ साइंसेज में काफ़ी महारत रखती हैं, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ साइंसेज में गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं एंड रिसेंटली ये सिलेक्ट हुई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स विद फर्स्ट रैंक फ्रॉम कश्मीर डिवीजन। तो आज के शुमारे में हम इनसे बात करेंगे और तफसील से जानेंगे इनके इस सफ़र के बारे में। गौसिया जी, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ आ सके, आपसे मिल सके। सबसे पहले गौसिया, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। कश्मीर से कहाँ से हैं एंड तालीम यहीं से हासिल हुई? जी, मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन श्रीनगर ओनली, तो मेरी स्कूलिंग मिंटो सर्कल स्कूल से हुई है। इसके बाद जो है मैंने जो बैचलर्स किया वो फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज से किया। देन मैंने जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाइल्ड लाइफ साइंसेज में किया एंड देन आई क्वालिफाइड फॉर द जॉब। गौसिया जी, आपको जो इकोलॉजी है एंड वाइल्ड लाइफ साइंसेज हैं, तो इसमें करियर इख्तियार करने के लिए किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिली? एक्चुअली व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा जो है वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से बहुत लिंक्ड है, उनका बिजनेस जो है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में ही है। तो उसकी वजह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कश्मीर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है। अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक इनटू कंसिडरेशन द पेपर मैशी आर्ट, इन पेपर मैशी यूजुअली द मोटिव्स दैट आर देयर ऑन वेरियस फिगरीन्स, दे आर यूजुअली फ्लोरल मोटिव्स, या कोई वाइल्ड लाइफ हंटिंग सीन जो है वो डिपिक्ट हो रहा है। तो आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द नेचर एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन पोइट्री। और आपको पता होगा कि पोइट्री में नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल चिनार विच सिम्बलाइजेस लव, विच सिम्बलाइजेस स्ट्रेंथ। तो दैट वाज समथिंग जिसकी वजह से जो है दैट स्पार्क गॉट एनर्जाइज्ड इनटू मी। गौसिया, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर्स हासिल किए हैं, तो वहाँ आपको कुछ स्कॉलरशिप्स भी हासिल हुई हैं, तो उन स्कॉलरशिप से कुछ मदद मिली आपको? हमारे डिपार्टमेंट की एक बहुत रिकग्नाइज स्कॉलरशिप है, सैयद अब्बास हुसैन सवी नाम की एक स्कॉलरशिप है। वो एक इंकरेजमेंट रखता है, वो जो है मेरिटोरियस स्कॉलरशिप है, उसकी वजह से जो बच्चे को ना वो थोड़ी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है दैट आई एम डूइंग समथिंग वेरी गुड, एंड ऑल्सो दैट इट्स नॉट द मॉनेटरी अमाउंट दैट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट। जो मुसव्वी साहब थे वो डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आई कुड क्वालिफाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। ओके गौसिया, बतौर गोल्ड मेडलिस्ट वाइल्ड लाइफ साइंसेज में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपका एजुकेशन सफ़र रहा है या अभी तक जो आपका करियर रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनाया? किस चीज़ ने आपको अलग किया बाकी स्टूडेंट्स से? सो बेसिकली जब मेरा एडमिशन हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इट वाज नॉट ओनली मी बट 3 of the candidates had qualified the entrance examination and all 3 of us were from SCOST Kashmir. हम faculty of forestry से तीनों थे। तो talking about my colleagues who were an important part of my life, one of them is serving in the forest department as range officer, and he has made many significant contributions in the forest conservation department. And another one, he has secured all India prestigious National Prime Minister Research Scholarship. और वो जो scholarship होती है वो throughout India जो है top 100 students में से किसी को मिलती है, and उसके लिए competition में जो बच्चे होते they come from IIT, so it is a great honor that somebody who I know has secured it. तो seeing that, I really think that एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ जो है वो हम सब में थी।
मैं आपको हम तीनों के बारे में बताना चाहती हूँ, because I somewhere feel that putting myself on a pedestal and saying that I was better than somebody else is sheer injustice. जी। क्योंकि जब हमारा मार्क्स कार्ड जब रिलीज हुए थे, उनके और मेरे मार्क्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे, बट आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आर द क्वालिटीज दैट इंस्पायर मी एंड कीप इंस्पायरिंग मी। जो हम तीनों में थी वो ये थी, one was perseverance, second was balanced judgments, third most important quality was that कि we opened ourselves to almost everything. We were not only limited to books, we explored things, we explored societies, and we met different people, we tried to understand their cultures. और जब हम एमयू में थे तो हमारी बहुत सारी फील्ड ट्रिप्स होती थी, तो फील्ड ट्रिप्स जब हुआ करती थी तो हम लोग जो है ना, हमें चांस मिला कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन होती है उनके साथ ना बहुत intimate connection बनाने का. So we learned about those people, what struggles they have. So these are the cumulative experiences जो कि हमने gain किए और जिसकी वजह से हमने excel किया, जहाँ भी गए excel किए, एक अच्छे इंसान बन गए. तो जैसे कि आपने अभी अपने दोस्तों के बारे में बात की, तो ये एक पीर ग्रुप आपका जो है, तो इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपके लाइक पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट कैसा रहा इस दौरान? मेरे मम्मा पापा का it's actually because of my father that I am today. My father has never been through a formal schooling. उनका कभी formal education का background नहीं हुआ. हम 3 sisters हैं, but always my dad prioritized our education like anything. Whatever investment that he made it into our education. ठीक है. और मेरे पापा हमेशा मुझे एक बात बताते थे कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक जॉब सिक्योर कर सको. एजुकेशन का मतलब what is the real motive of the education? It is that you become a good person. And this is coming from somebody who has no educational background. He understands the value of education. If today I'll say that yes, I'm very empowered, it's not solely because of my academic qualification. It's because I had a man behind me who had an empowered thought. Great. And it is very important to understand that, being educated does not only mean that you can read or write. Being educated, it's far beyond that. I'll tell you about my father, if you permit. Yes. So my father, when he was very young, he was a part of wildlife trade. Okay. उस टाइम क्या होता था कि स्टेट में, जो जम्मू कश्मीर की स्टेट है, उस टाइम वाइल्ड लाइफ के जो लॉज है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, and wildlife trade was regulated. It was not completely banned. So he was a part of trade. He was not a poacher, but he used to get they used to clean he used to get these hides and all and make coats and bags out of it. Okay. So he was indirectly he was a part of it. Then what happened is that after this stricter implementation of the laws, तो उनका जो भी मतलब सामान था, जो भी स्टाफ था, it was all confiscated. Okay, so they lost their job, whatever they were doing. And although state ने बहुत ज़्यादा measures लिए ताकि वो support कर सके, employment जो है उनकी support कर सके, like कि उनको जो है स्किल ट्रेनिंग दी गई, उनको कंपनसेशन दिया गया एज पर जिसकी जितनी इन्वेंटरी थी उस सामान की, जिसका जितना सामान था उसी के इक्विवेलेंट उनको कंपनसेशन दिया गया. सो माय फादर वाज ही हैड अ स्मॉल बिजनेस, तो उनकी जो इन्वेंटरी थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी कि ही कुड फेच greater amount. So I remember he telling me that I got around 75,000 rupees and they also provided us skill training. लेकिन मेरे पापा जो है, because he was uneducated, he could not find his place anywhere. All the skill मिला था, but it was not according to his interests. So then he started to switch from one job to another. For example, some part of his life he spent designing bags, sweet bags, and some part at one point of time he went for importing Chinese products, like these products for little kids and all. So he went through a very tumultuous thing. But वो जो unstability थी ना उनकी लाइफ में, उन्होंने हमें कभी एक्सप्रेस
होना नहीं दिया. He never expressed it. And if I had a stable life, I could not never, I guessed कि मेरे पापा का बहुत unstable ये है. तो it means a lot for him. It really means a lot. नाज़रीन, बातचीत बनी रहेंगी. यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. Gosya, now that you have been selected, Yes. for the post of assistant director for forest protection force, I would want to ask कि जो अगर हम 5 साल ले या 10 साल ले, तो इस स्पैन में आप फॉरेस्ट्री के शोबे को कहाँ देखती हैं? Okay. देखिए, पहली बात तो ये है that the span of 5 years is actually very less time to make any significant difference. Okay? Because in 5 years you cannot reverse what has been done from 100 years or 200 years. But 5 years can be a good start. There are 2 facets जिस पे मैं काम करना चाहूँगी. पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जब भी हम लोग कोई भी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो है वो प्रपोज करते हैं, उस कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी को जो है उस कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी को हम सक्सेस पे तभी ला सकते हैं जब हम लोकल पीपल का कॉन्फिडेंस हो जो वहाँ पे रहते हैं. कॉन्फिडेंस होना ही खाली नहीं है, बल्कि हमें उनको रिकग्नाइज करना है और हमें उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना है, क्योंकि वो उस एरिया को जानते हैं और हमसे बेहतर जानते हैं. इसके साथ साथ ये भी हम लोगों को दिमाग में रखना है कि हमारा जो फॉरेस्ट का स्टाफ है, इट कैन बी नेवर इनफ, बिकॉज right now J&K forests cover 48% of the state. हम चाहे कितना भी स्टाफ अरेंज करें, it can be never enough. ठीक है, we have that limitations and we have these forests on remote areas and it is not possible for everybody to go patrolling every day. So local people participation is very important. So first thing that I would want is कि engaging these local people into the decision making. जो भी पॉलिसीज हैं वो इनके साथ हम लोग डिस्कस करके इनकी इंडिजिनस नॉलेज से हम लोग एक बेहतर मॉडल तैयार कर सके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा है और जो लोगों के लिए भी अच्छा है. दूसरा जो फैसेट है वो ये है, देखिए जो लोकल इकोनॉमीज है वो फॉरेस्ट से बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड होती है और अक्सर जो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन, जिसको हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के से जानते हैं, इट इज बिकॉज of this link between the local economy and between the common people. Okay, we have to understand this link. I have a very beautiful example to tell you how, through this link we can make a balance. IIT खड़गपुर ने एक मशीन डिज़ाइन की थी और वो मशीन जो है इट मेक्स पाइन ब्रोकेट्स. ठीक है, दे आर बायोमास ब्रोकेट्स और जो ये पाइन ब्रोकेट्स है दे आर क्लीनर फ्यूल्स. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के गोल्स को जो है वो फैसिलिटेट होगा और इनका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है इट इज सिमिलर टू फायरवुड. ठीक है, दैट इज 5230 किलो कैलोरीज पर kg. तो अगर हम इसको एज फ्यूल वुड यूज करेंगे तो उससे लोकल कम्युनिटीज को क्या हो रहा है, लोकल कम्युनिटीज इनकम जनरेट हो रही, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही. और ये जो पाइन नीडल्स है
ये फॉरेस्ट फ्लोर पे होती है और दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल। दैट मीन्स कि अगर हमने अपने फॉरेस्ट जो भी एरियाज है वी हैव क्लियर्ड देम आउट ऑफ द लिटर ऑफ पाइन नीडल्स, द चांसेस ऑफ वाइल्ड फायर विल बी मिनिमाइज्ड। तो आप देख सकते हो कि एक साइड पे there is employment generation, and when these people feel a part of the ecosystem, they will never destroy the ecosystem. The problem is that people don't feel a part. देखो एक साइड से इकोनॉमी को लिंक करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लिंक जो होनी चाहिए ना वो सही लिंक होनी चाहिए। तो आप कह रही हैं these are the kind of initiatives to promote the efficacy of forest department. Okay. It's just one thing that you need community. It's inevitable. Their participation is important. That is the crux of the entire story. गुसिया, अगर हम एक बैलेंस की बात करें, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में जो एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ बताएं। जहाँ तक आपने ये बात की है कि किस तरीके से हम कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को बैलेंस करें, तो क्या चैलेंजेस हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा फॉरेस्ट में जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ वाइल्ड लाइफ रहे, लेकिन हमें ये भी सोचना है वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। एग्जैक्ट, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 देखते हैं तो उसमें प्रोविजन है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है जो वहाँ पे 75 इयर्स से रह रहे हैं या हु हैव बीन लिविंग देयर फॉर द पास्ट 3 इयर्स, तो उनको लैंड यूज राइट्स दिए जाते हैं, लैंड राइट्स, यूज राइट्स, टाइटल राइट्स, दे कैन लिव देयर। ठीक है, और ये भी देखा गया है कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमें ये बोल रही है कि हाउ दीज communities have actually helped in conservation. For example, बिश्नोई करके एक ट्राइब है, आप शायद लॉरेंस बिश्नोई को जानते हो। बिश्नोई करके एक ट्राइब है तो जो कि राजस्थान का है, एंड दे हैव कंजर्व्ड खेजरी टी. That is the scientific name of the tree is Prosopis juliflora. Okay. And there is also one tribe, Maldhari tribe, which is in Gujarat, and it is known for its contribution for the conservation of lions in the Gir forest. ठीक है, तो this is possible that they can help, but then in the same act, that is Forest Rights Act of 2006, there is a provision for critical wildlife habitats. ये वो habitats है जो भी कोर एरिया में होंगे, जो प्रोटेक्टेड एरिया में एक कोर एरिया होता है उसमें होंगे, और ये जो habitats है इसमें अगर कोई भी फॉरेस्ट ड्वेलर है वो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है जो कि इरिवर्सिबल डैमेज जो है वो पहुंचा रहा है फॉरेस्ट को, वी हैव टू रिमूव इट। तो यहाँ पे आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो आजकल चल रही है, दैट इज़ इकोनॉमिक वर्सेस एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ्स। इसको बोलने के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। तो अगर आप देखें इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स हैं, इंडिया का क्लाइमेट गोल ये है दैट बाय द एंड ऑफ 2030 इंडिया शुड लेवरेज 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रेन्यूएबल रिसोर्सेज। और रेन्यूएबल रिसोर्सेज में दो मेजर चीज़ें आती है, दैट इज सोलर एंड विंड। इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पार्क जो है राजस्थान में है, और राजस्थान इज द क्रिटिकल हैबिटेट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज इन क्रिटिकली endangered species. So that means this is something that is conflicting. अगर आपने वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पावर लाइन्स बिछाई है, and one of the leading cause of declining the population of great Indian bustard is because they get electrocuted, because they collide with these power lines. So this is the paradox around conservation and development. गौसिया, यहाँ पे बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो सबसे पहला सवाल, if you could implement one policy change in forest management, what would it be? Okay. कैंपा एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा एक्ट बोलता है कि अगर हमने कोई लैंड जो है डाइवर्ट किया है, वी हैव क्लियर्ड दैट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, तो हम उसका इक्विवेलेंट लैंड आपको प्रोवाइड करेंगे एफॉरेस्टेशन के लिए। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि जो लैंड हमने क्लियर किया है उसका इकोलॉजिकल वैल्यू
और जो लैंड हम एलोकेट करें उसका इकोलॉजिकल वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। दैट मीन्स जो हमें पहले लैंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स दे रहा था, जो स्पीशीज़ वो जो है, जो बायोडाइवर्सिटी वो सर्वाइव का सपोर्ट कर रहा था, वो ज़रूरी नहीं दूसरा लैंड कर सके, क्योंकि हो सकता है वहाँ आपने कमर्शियल मोनोकल्चर प्लांटेशंस लगाई, आपने सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज़ लगाई है, तो वो तो लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत हार्मफुल होगा। सही बात। तो ये एक पॉलिसी चीज़ जो है वो करना चाहूँगी। Okay. So, what is the biggest threat to forests today, in your opinion? It is the human greed. Yeah, it is human greed. See, देखो, deforestation, habitat fragmentation, poaching is because of human greed. Exactly. Then also that people are not aware. देखिए, spread of invasive alien species कैसे हो रही है? It is because of the bakkarwals and herders who, who come with their sheep to pasture. And these are the main sources of spread of invasive species. तो वो चीज़ होता है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है हमें करना क्या है. Why is it? We only see forest as an economic asset. We don't see as an ecological asset. And there is a perception that लोगों को लगता है that wildlife is only and only limited to the protected areas, but it's not. We have a section of forestry that's called as urban forestry also. During my dissertation, I worked on avian species, the bird species in and around the Srinagar, and my topic was to see the bird responses. तो मैंने देखा कि जितना हम लोग अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की तरह बढ़ रहे हैं, जितना हम लोग जो है हैबिटेट फ्रेगमेंट कर रहे हैं, उतना ही बायोडाइवर्सिटी, जो बर्ड डाइवर्सिटी है श्रीनगर में कम होती जा रही है. देयर आर सर्टेन स्पीशीज व्हिच आर इंक्रीजिंग. फॉर एग्जांपल ग्रैनिवोरस स्पीशीज, जो क्रो स्पैरोज की जो स्पीशीज है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. वाइल्ड एज जो अदर स्पीशीज है वो बहुत कम हो रही है. तो स्पीशीज इवननेस नहीं है. स्पीशीज रिचनेस भी कम हो रही है, इवननेस भी कम हो रही है. तो ओवरऑल डाइवर्सिटी ही कम हो रही है बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन. तो अवेयरनेस नहीं है, वो चीज़ नहीं है. तो So, what is the role of forests in driving economy? in Jammu and Kashmir, देखिए, फॉरेस्ट सपोर्ट लार्ज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे आपकी प्लाई इंडस्ट्री है, मैच इंडस्ट्री है, सोमिल इंडस्ट्री है. इसके अलावा फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. वी हैव अ सूफी मिस्टिक हु हैज़ बीन रेवर्ड एज शेखुल आलम, शेख नूरुद्दीन नूरानी. उनका जो है एक कपलेट है कि अनपुश दलील वन वंश मीन्स दैट इफ देयर विल बी नो फॉरेस्ट, फूड विल बी स्carce. So we are so much interconnected to the forest, and forest is a source of food, it's a source of fibers. So this is how it plays an important role in the economy. I guess that is all. Thank you so much, गौसिया. आप इस शुमारे में हमारे साथ शुमार हुई और अपना वक्त आपने हमें दिया. कश्मीर लाइव आज की मुलाकात में बस इतना ही. बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ.